अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थर्ड चैप्टर देखते हैं। थीम थर्ड, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी 600 BC टू 600 AD। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच सामाजिक जीवन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जाति व्यवस्था और इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास, ये तो सिंपल है, सबको पता ही है। मनु, गौतम, महर्षि वाल्मीकि ये नहीं है, तो राइट आंसर महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास। हालांकि इसमें ये भी हमें देखना है, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और अकेले चूँकि 1 लाख श्लोक हैं, तो महर्षि वेद व्यास द्वारा ऐसा 1 लाख श्लोक एक व्यक्ति द्वारा लिखना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने कंपाइल किया माना जाता है। तो शुरू में राजाओं के साथ जो चारण, बाढ़, सारथी जाते थे, वो राजा की प्रशंसा में कहानियाँ लिखते थे। तो ऐसे वो संकलन होता गया और फिर लास्ट में महर्षि वेद व्यास ने इनको कंपाइल करके लिया। तो रचयिता के तौर पे महर्षि वेद व्यास इसके लेखक माने जाते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि इतना बड़ा ग्रंथ जिसका लेखक एक व्यक्ति नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? VS सुक्तांकर, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, मनु। तो आधुनिक महाभारत का, वो तो महाभारत ग्रंथ की बात कर रहे थे और ये आधुनिक शब्द जुड़ा है। इसमें आधुनिक शब्द जुड़ते ही हमें ध्यान रखना है VS सुक्तांकर। VS सुक्तांकर महोदय, जिन्होंने आधुनिक महाभारत का एक आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। ये एक लंबा प्रोजेक्ट था। 1919 में पुणे का ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने ये बीड़ा उठाया, महाभारत के जितने भी प्रचलित संस्करण थे उनको इकट्ठा करके एक कंपाइल ग्रंथ बनाना, यानी मुख्य उसकी विषय वस्तु क्या है उसको जांचने के लिए ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा गया। तो 1919 में ये परियोजना VS सुक्तांकर, जिसके मुख्य माने गए, इनके नेतृत्व में ये तैयार हुई और इसमें 47 ईयर्स लगे, यानी इसको कंप्लीट होने में 47 साल। 1965 में जाकर के ये क्रिटिक एडिशन महाभारत का तैयार हुआ, जिसमें सारे भारत के क्षेत्रों में विभिन्न जो प्रचलित इसके संस्करण थे, एडिशन थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके 13,000 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम महाभारत का क्रिटिक एडिशन तैयार किया गया था। तो ये याद रखना, आधुनिक महाभारत का समालोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? VS सुक्तांकर। और महाभारत महर्षि वेदव्यास। आधुनिक महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण परियोजना प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगा? अभी हमने चर्चा की, 47 साल लगे, ठीक है, 47 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार महाभारत की सामग्री को कैसे वर्गीकृत करते हैं? आख्यान यानी कथा और कहानियाँ, उपदेशात्मक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी इसमें आख्यान भी हैं और इसमें उपदेशात्मक पार्ट भी है। हालांकि ऐसा कोई क्लियर कट डिवीज़न नहीं है आख्यान के बीच में, या आख्यान यानी कहानियाँ हैं वो भी एक मैसेज देती हैं, तो एक शिक्षा हो गई, और उपदेशात्मक पार्ट में भी कहानियाँ बताई गई हैं उपदेश देने के लिए। तो ऐसे दोनों ही हैं, लेकिन मोटे तौर पर उसकी विषय वस्तु को हम आख्यान यानी कहानियाँ, नरेटिव्स, और ये उपदेशात्मक, ऐसे 2 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में वर्णित कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश। तो ये दोनों कौरव और पांडव किससे संबंधित थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुरुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत जैसे ग्रंथ की सदृश्यता की जांच करने हेतु मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? VS सुक्तांकर, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। ऑप्शन डी क्या है देखते हैं, BB लाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभारत में ये जो हस्तिनापुर इनकी राजधानी बताई गई है, उसका उत्खनन करवाया गया था BB लाल द्वारा, ऑप्शन डी। यानी 1951-52 में
मेरठ के पास एक हस्तिनापुर नामक गांव की खुदाई का काम बीबी लाल के नेतृत्व में किया गया। ये पता लगाने के लिए कि ये वही हस्तिनापुर है क्या जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो पता चला कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि आबादी के 5 स्तर मिले, जिसमें दूसरा और तीसरा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन उसमें उस हस्तिनापुर का जैसा महाभारत में चमक दमक और उल्लेख किया गया है वैसा कुछ नहीं मिला। ईंटों की, कच्ची ईंटों के मकान, सरकंडे की छतें, ऐसे कुछ इनको उल्लेख मिले। तो ये बात याद रखें, महाभारत कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। रामायण और महाभारत दोनों कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जाता, ये महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में किस प्रकार की वैवाहिक प्रथा सामान्यतः पाई जाती थी? एक पत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, अंतर्विवाह। यानी प्राचीन भारतीय समाज में किस प्रकार की वैवाहिक प्रथा सामान्यतः, इन जनरल पूछ रहा है, ये सामान्यतः कैसी व्यवस्था पाई जाती थी? तो उसको हम कहेंगे एक पत्नी प्रथा। यानी ये कॉमन प्रैक्टिस में तो यही था, एक पत्नी प्रथा। अब बहुपत्नी प्रथा है तो ये हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता था। राजा या उच्च धनी लोगों में ऐसी प्रैक्टिस पाई जाती थी, बहुत सी पत्नियां होती थी उनके। लेकिन एक सामान्य समाज में हम देखें, एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से तो ये नहीं था। बहुपति प्रथा ये भी बिल्कुल नहीं थी, रेयर केस में ही द्रौपदी का एग्जाम्पल जैसे मिलता है, तो वो एक अपवाद की तरह है, एक सामान्य प्रैक्टिस नहीं है। और अंतर्विवाह प्रथा ये क्या है? अंतर्विवाह और बहिर्विवाह यानी ये दो हैं, जिसमें अंतर्विवाह मतलब अपनी गोत्र में, अपनी जाति में और अपनी गोत्र में विवाह करना, तो ये भी एक वर्जित माना जाता था, जातीय नियमों के खिलाफ था। तो सामान्य प्रचलित क्या था? एक पत्नी प्रथा, ये हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री संपत्ति अर्जित किस तरीके से कर सकती थी? विरासत द्वारा, खरीद कर, वधू गमन के समय मिली भेंट द्वारा, निवेश द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वधू गमन के समय मिली भेंट। तो ये आपको याद रखना। देखिए शब्द भेंट यानी मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है कि पुरुषों के 7 तरीके बताए गए हैं संपत्ति अर्जित करने के और महिलाओं के 6 बताए गए हैं। और 6 में भी ज़्यादातर क्या है, ये सारी भेंट, उपहार यानी गिफ्ट में मिली चीज़ें, उन्हीं पर स्त्री का अधिकार होता था। बाकी ये संपत्ति में उत्तराधिकार में खरीद करके इस टाइप से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में धर्मसूत्र और धर्म ग्रंथ, प्राचीन काल में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकार बताए गए? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के, 16 प्रकार के। तो प्राचीन इन धर्म ग्रंथों में, धर्मसूत्र में क्या बताया गया? 8 प्रकार के विवाह बताए गए, जिसमें से 4 उत्तम माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है। इस प्रकार का वैवाहिक संबंध कहलाता है अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा। तो इस टाइप का यानी एक ही गोत्र या कुल अथवा एक ही जाति, तो एक ही गोत्र अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? अंतर्विवाह। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, एक ही जाति में और एक ही गोत्र में जब विवाह किया जाता है तो अंतर्विवाह यानी अपनी ही गोत्र में अंतर। और बहिर्विवाह यानी गोत्र से बाहर। तो अच्छा क्या माना जाता था? बहिर्विवाह यानी जाति सेम होनी चाहिए लेकिन गोत्र दूसरी होनी चाहिए, गोत्र से बाहर। तो ये अंतर्विवाह का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में किस प्रकार का विवाह करना अपेक्षित माना जाता था? अपेक्षित यानी ये वांटेड था। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा। अब ये देखिए इनमें से सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा विवाह किस प्रकार का माना जाता था? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बहिर्विवाह यानी अपनी जाति में लेकिन गोत्र के बाहर। तो ऐसे ये ध्यान रखना है। अंतर्विवाह क्या है? यानी ये सेम कास्ट, कास्ट भी सेम है और सेम इसकी गोत्र है। और यहाँ बहिर्विवाह में क्या है? सेम कास्ट है लेकिन गोत्र है वो गोत्र से बाहर किया जा रहा है, गोत्र दूसरी है। ठीक है,
तो ये डिफरेंस अंतर विवाह और बहिर्विवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति का समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, 200 BC टू 200 AD इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृवंशिकता का उदाहरण किस वंश में देखने को मिलता है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। सातवाहन शासक हैं जो अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यानी अपना माता का नाम वो साथ में रखते हैं। तो ये मातृवंशिकता का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं हम सातवाहन शासकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन राजाओं को उनकी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था? किन राजाओं को? तो ये अभी हमने देखा, किन राजाओं को किया जाता था? सातवाहनों को, यानी कौरव, पांडव, मौर्य, सातवाहन। तो राइट आंसर इसका सातवाहन। सातवाहन अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी का पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यानी वशिष्ठी का पुत्र पुलुमावी। तो ऐसे मातृवंशिकता सातवाहनों में पाई जाती है। हालांकि इसमें भी अगर हम डीपली देखें तो माता का नाम भी उसको उसके पिता से मिला है, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी का पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी क्या है? गौतमी ऋषि गौतम की पुत्री है। तो ऐसे डीपली अगर हम देखें तो वहाँ भी पिता पुरुष का ही नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन राजाओं के साथ ये माता का नाम लगाते हैं, तो इस वजह से ये मातृवंशिकता इनमें कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, महाभारत ग्रंथ में, रामायण में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त है उसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो ये एंसेंट एविडेंस, ओल्डेस्ट एविडेंस ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी नीति अपनाई? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है, बिल्कुल ऐसा उन्होंने कहा, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जोड़ा। वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वह इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तो यह भी बिल्कुल ठीक है, राजाओं को कहा जाता था कि इसका पालन करवाएं। ऑप्शन सी, कि इन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म आधारित है। तो बिल्कुल इसको जन्म से जोड़ करके भी बताया गया। तो उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन सही हैं, यानी वर्ण व्यवस्था को अपने क्षेत्र में लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने ये सारे तरीके अपनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन करने या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस वर्ण को नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें शूद्र को नहीं था शिक्षा का अधिकार। ये 3 वर्ण हैं जिनको शिक्षा का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये यज्ञोपवीत संस्कार होता था, 16 संस्कार जो होते थे उसमें शिक्षा प्राप्त करने का ये संस्कार इन तीनों का किया जाता था। और इसी आधार पर इनको द्विज भी कहा जाता था। द्विज यानी ये 3 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको द्विज भी कहते थे, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से आदमी का दूसरा जन्म होता है। द्विज यानी 2 जन्म जिसने लिए, तो शिक्षा का जिनको अधिकार था वो सारे क्या कहलाए? द्विज। तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो वो द्विज भी नहीं कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि, गोपालन और व्यापार का क्रम करके जीविका चलाना किस वर्ग से अपेक्षित था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें क्या होगा? कृषि और गोपालन ये किसका काम माना जाता था? और व्यापार भी साथ में, तो ये है वैश्य का। कृषि, गोपालन और व्यापार, इनसे जीविका चलाना। यानी 4 वर्ण हैं जिसमें ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन का और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने का काम था। क्षत्रिय ये रक्षा का दायित्व निर्वहन करेंगे, लड़ाई का कार्य, योद्धा थे। और वैश्य यानी अर्थविद से जुड़ी ये गतिविधियां करेंगे। और शूद्र इन
तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करेंगे। तो ऐसा किसी की भी जीविका से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण व्यवस्था में यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे कहा जाता था निषाद, मलेच्छ, जंगली, शूद्र, तो उनको क्या कहा जाता है? मलेच्छ, यानी मलेच्छ शब्द उनके लिए प्रयुक्त हुआ। हालांकि इसका प्रयोग बाद में विदेशी जितने भी आए उन सब के लिए भी किया जाना शुरू कर दिया। तो मलेच्छ शुरू में ऐसे जो असंस्कृत भाषी लोग थे उनके लिए प्रयुक्त किया गया, और बाद में जितने भी विदेशी लोग आए उन सबको, जैसे शक, कुषाण, हून, पल्लव, पार्थियन, ऐसे विदेशी जातियां आती रही तो उनके लिए एक कॉमन शब्द बन गया मलेच्छ। किस ग्रंथ में चांडालों की कर्तव्य सूची मिलती है? महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, धर्म ग्रंथ। तो चांडालों की कर्तव्य सूची यानी चांडाल क्या काम करेंगे इसके बारे में उल्लेख किस ग्रंथ में दिया गया है? तो ऑप्शन सी, मनुस्मृति में ये उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज के वर्ण व्यवस्था आधारित ब्राह्मणीय दृष्टिकोण की आलोचना प्रस्तुत की गई है धर्मसूत्र में, धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में, बौद्ध धर्म में। तो समाज के वर्ण व्यवस्था आधारित ब्राह्मणीय दृष्टिकोण की आलोचना पूछ रहा है। ये आलोचना किस में मिलेगी? बौद्ध धर्म में। यानी ये तो तीनों ब्राह्मणीय धर्म ग्रंथ ही हैं, तो इनमें तो ब्राह्मणीय व्यवस्था की आलोचना हो ही नहीं सकती। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये एक रिफॉर्म के तौर पे देखे गए, इन्होंने इन समाज में, धर्म में इन बुराइयों को आलोचना की इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था? ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा जो है। तो ऐसा किस में बताया गया है? धर्मसूत्र में, महाभारत में, मनुस्मृति में, मृच्छकटिकम। तो इसका भी उल्लेख कहाँ किया गया है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में बताया है कि उत्तराधिकार में एक पिता को उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में जायदाद बंटेगी, पुत्रों में, पुत्री को नहीं, पुत्रों में, और पुत्रों में भी बड़ा बेटा जो है उसको विशेष भाग दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शवों की अंत्येष्टि करने वाले और मृत पशुओं के को छूने वालों को कहा जाता था? यानी शवों की अंत्येष्टि करने वाले और मृत पशुओं को छूने वाले, तो ये कौन है? निषाद, मलेच्छ, चांडाल, जंगली। क्या कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे लोग कहे गए चांडाल। यानी मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है चांडालों की कर्तव्य सूची का, तो उसमें ये बताया गया है कि वो मृत पशुओं का, मृत व्यक्तियों का उनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये चांडाल वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति और सामाजिक गतिशीलता का पता किस अभिलेख से चलता है? प्रयाग प्रशस्ति, अशोक के अभिलेख, प्रभावती गुप्त अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। जाति और सामाजिक गतिशीलता यानी हमें जाति के बारे में, और ये जाति या बड़ी डायनामिक है, इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो ये हमें मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। यानी इसमें मंदसौर अभिलेख, मंदसौर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो उस अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि ये पहले कुछ रेशम बुनकर जो लाट प्रदेश यानी गुजरात में रहते थे, और वो वहाँ से माइग्रेट होकर के मंदसौर चले आए और यहाँ शिल्पकर्म करने लगे। यानी पहले देखिए वो बुनकर थे, रेशम बुनकर, और बाद में वो शिल्पी बन गए। तो इस प्रकार जाति डायनेमिक है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते थे। यानी जाति क्या थी? व्यवसाय करने वाले लोग ही जातीय समूह के रूप में गठित हुए। तो ऐसे वो कन्वर्ट होते रहते थे व्यवसाय, पहले वो रेशम बुनकर थे और बाद में वो शिल्पी बन गए। तो इस प्रकार जाति और सामाजिक गतिशीलता का कि कैसे वो लाट प्रदेश से माइग्रेट करके मंदसौर जाते हैं और अपना ऑक्यूपेशन भी चेंज कर लेते हैं। तो वो जाति की गतिशीलता का उल्लेख करता है मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में वणिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। व्यापारियों के लिए इस्तेमाल होता था, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, शिल्पियों के लिए, राजाओं के लिए। तो वणिक शब्द जो है, वणिक का इस्तेमाल, हम इसको मैं राइट बी पे ही कर देता हूँ, ये लो, यानी व्यापारियों के लिए वणिक शब्द व्यापारियों के लिए प्रयुक्त शब्द है।
नेक्स्ट देखते हैं हम। कुंती और निषादी नामक शीर्षक से लिखी गई लघु कथा किसकी है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महाश्वेता देवी, सरोजनी नायडू। तो कुंती और निषादी ये रचना है महाश्वेता देवी की। वो उसमें महाभारत में वो लाक्षागृह की जो कहानी है उसके नेक्स्ट का एक कहानी के रूप में वो प्रस्तुत करती है। तो ये कहानी भी बता रही है कि महाभारत भी एक डायनेमिक ग्रंथ था, डायनेमिक ईपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर किस वर्ग को रखा गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बड़ा इजी है, हम लिख देंगे शूद्र सबसे निम्न सामाजिक स्थिति इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र संबंधी निम्नलिखित कथन सत्य असत्य है? हाँ, ये देखिए आप, असत्य है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा है? गोत्र संबंधी कथन असत्य है, तो जो गलत कथन है उसको देखना है हमें। तो ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई यह गोत्र व्यवस्था खास तौर से ब्राह्मणों को वर्गीकृत करने की थी। ब्राह्मणों को वर्गीकृत करने की थी, बिल्कुल ठीक था। ब्राह्मणों को वर्गीकृत करने के लिए ये बनाई गई थी, ये कथन भी सत्य है। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, एक ही गोत्र के, बिल्कुल ठीक है। गोत्र से बाहर विवाह करना ही अपेक्षित था। और ऑप्शन डी, आवश्यक रूप से संपूर्ण समाज गोत्र संबंधी नियमों का पालन करता था। यानी संपूर्ण समाज, संपूर्ण नहीं करता था। वैसे समाज से एक्सपेक्ट किया जाता था कि गोत्र नियम संबंधी या विवाह संबंधी या जो भी समाज में प्रचलित नियम है उनका पालन सारा समाज करे, लेकिन 100% पालन नहीं होता था। वर्ण व्यवस्था से परे भी लोग थे, निषाद जैसे, एकलव्य जैसे था, जंगलों में रहने वाले लोग, तो 100% समाज उनका पालन नहीं करता था। तो ये तीन ठीक हैं, सत्य हैं, और ये असत्य हम कहेंगे ऑप्शन डी। तो ये हमारे आज तीसरे चैप्टर के MCQs हमने देखे। चौथे चैप्टर के MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।